ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे। और ट्रेडर्स डायरी में रोज की तरह हम आपको बताएंगे 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि कल जो हमने आपको स्टॉक्स बताए थे वहां पे किस तरह का प्रदर्शन देखने मिला। देखिए, कल के गिरावट वाले बाजार में भी हमने आपको काफी सारे बाय के कॉल्स दिए थे और दमदार तेजी उन काउंटर्स में होते हुए दिखाई दी है। SMS लाइफ आशीष आपके टीम में था। कल 14-15% के आसपास की तेजी जो है इस काउंटर में देखने मिले और क्लोजिंग लेवल पे इस तरह के गेंस जो है इस काउंटर में देखे गए। इसके अलावा IIFL वेल्थ मेरी टीम का काउंटर था ये, और नतीजों के बेसिस पे इस काउंटर को लिया गया था। 6% के आसपास के गेंस इस काउंटर में देखने मिले। SKF इंडिया 4% के आसपास की तेजी इस काउंटर में थी। कॉस्मो फिल्म्स में 4% के आसपास के गेंस देखे गए। ट्राइजेंट टेक्नोलॉजीज में करीब 3% के आसपास के गेंस देखे गए। और बिकवाली के कॉल भी आपको दिए गए थे। यहाँ तक कि बैंक ऑफ बड़ौदा मैंने आपको बिकवाली का कॉल दिया था और यहाँ करीब 4 से 5% के आसपास की गिरावट कल के इंट्राडे में देखने मिली। तो ये वो दमदार ट्रेडिंग आइडियाज थे जहाँ पे आपने जम के कमाई की है। और आज भी ऐसे काफ़ी सारे ट्रेडिंग आइडियाज जो है हम आपके पास लेके आए हैं। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि ग्लोबल संकेत कैसे हैं। सबसे पहले SGX यहाँ पे करीब फ्लैट ऑलमोस्ट ट्रेडिंग हो रही है। यूएस के मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे बेहतरीन रिबाउंड देखने मिला है, अच्छी खासी तेजी देखने मिले। तो सेटअप अच्छा है, लेकिन मूड माहौल थोड़ा खराब भी है। बिल्कुल, सेंटिमेंट्स थोड़े खराब है। उन सेंटिमेंट्स के ऊपर आगे बात करेंगे। लेकिन आशीष, पहले शुरुआत करते हैं कैश के स्टॉक के साथ। बिल्कुल कैश के स्टॉक के साथ शुरुआत कर लेते। वरुण, मिंडा कॉर्पोरेशन ये स्टॉक मैंने चुना है। धीरे धीरे रोज 2-2.5% का मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। किसी के रिडार पर आ नहीं रहा, लेकिन सेटअप बहुत शानदार है। और बाजार में अगर थोड़ी भी तेजी आती है या फिर यहाँ पर खरीदारी करने का कंफर्ट है, क्योंकि टेक्निकल स्ट्रेंथ बढ़िया, स्ट्रक्चर अच्छा है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो स्टॉक एक ही दिन में 10% बढ़ जाए ना, वहाँ पर थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़े तो अक्यूमुलेशन इंडिकेट करता है। 156 की ओर ये बढ़ रहा है स्टॉक। 142 रुपये का लगाइए स्टॉप लॉस। चलिए, कैश का काउंटर मेरा है मोतीलाल ओसवाल। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। जो कंपनी के नतीजे आए हैं वो काफ़ी बेहतर है। कंपनी की सेल्स 63% बढ़ी है, मार्जिन 51.7% से बढ़ के 58.9%, मुनाफा जो है 81% बढ़ा है, 537 करोड़ पे आया। तो इसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। 925 के लक्ष्य के लिए इसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 870 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। चलते अगली कैटेगरी जो कि है फ्यूचर्स की कैटेगरी। और आज मूड बिगाड़ने का काम है ना आशीष, यही करने वाला है, और वो है IRCTC। यहाँ पे मैं बिकवाली की सलाह दे रहा हूँ। अच्छा, डेफिनेटली। तो जाहिर सी बात है आशीष, यहाँ बिकवाली तो आपको करके चलना ही है, क्योंकि जो कन्वीनियंस फीस का अब यहाँ पे सरकार जो है वो 50% लेने वाली है। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, इसके पहले भी सरकार लेते गई है इनसे 50% के आसपास। एक समय आया था जब कन्वीनियंस फीस को वेव ऑफ भी कर दिया गया था। काफ़ी कुछ हो चुका है इसके पहले, लेकिन जो सेंटिमेंट बिगाड़ेगा ना ये जो ओवरऑल जो न्यूज़ आई है। क्यों? क्योंकि ये एक चीज़ दर्शाता है कि सरकार PSU कंपनी में जब चाहिए जो चाहिए कर सकती है। एग्जैक्टली, ये इनने दर्शा दिया। और इसके लिए आशीष, आप मुझे पूछते जाते थे कि क्यों मैं PSU कंपनीज नहीं लेता। इसी रीजन से मैं कभी भी PSU कंपनीज नहीं लेता था, क्योंकि इस तरह के डिसीजन जो है कभी भी किसी भी PSU कंपनी पे आ जाते हैं। और आशीष देखिए, इसका 25% के आसपास का इंपैक्ट है कंपनी के प्रॉफिट पे, लेकिन सेंटिमेंटल इंपैक्ट अगर आप देखेंगे ना तो वो काफी बड़ा है। और आशीष, अगर ये किसी प्राइवेट कंपनी ने किया होता तो शायद लोग बोलने लगते कि यार एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यू है। क्योंकि आप देखिए 6,000 6,500 के लेवल से जब ये गिरना शुरू हुआ था, किसी के समझ में नहीं आया था क्यों गिर रहा है। अब आप देखिए हफ्ते भर के अंदर इस तरह की खबर निकल के आ जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। हालांकि नो डाउट फंडामेंटल भी इम्पैक्ट है, लेकिन उससे बड़ा इम्पैक्ट आशीष मुझे यहाँ सेंटिमेंटल कितनी रेवेन्यू आती है यहाँ से? करीब 300-400 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू 300-400 करोड़ कन्वीनियंस फीस के हिसाब से। हाँ, प्रॉब्लम ये ना कि आशीष, ये आपके सीधे एबिटा के नीचे जाती है, प्रॉफिट पे जाती है। ये वैसे नहीं कि आपके रेवेन्यू पे इम्पैक्ट होता है, सीधा सीधा आपके एबिटा पे इम्पैक्ट है। तो कहीं ना कहीं जो 25-30% के आसपास के लोग बात कर रहे हैं, इस तक का इम्पैक्ट जो है प्रॉफिटेबिलिटी पे। 400 करोड़ में से मान लीजिए 200 करोड़ सरकार ले जाएगी। 200 करोड़ सरकार ले जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कन्वीनियंस फीस यहाँ से बढ़ाते हुए नजर आए। बस बढ़ा देंगे, ठीक है, बढ़ा भी दिया अगर, लेकिन देखिए बढ़ाना इतना ईजी तो है नहीं, क्योंकि बढ़ाएंगे तो सीधे सीधे आपके और मेरे पे इम्पैक्ट आएगा। एग्जैक्टली, तो इतने जल्दी बढ़ाएंगे नहीं। और बढ़ा भी दिया, नहीं बढ़ाया, दैट्स अ डिफरेंट केस। लेकिन जो इंटेंशन आपने जाहिर कर दी है ना कि हम चाहिए तो जब चाहिए इस कंपनी के ऊपर। एक और बात है कि जो स्प्लिट हुआ है, स्प्लिट वाले शेयर्स अभी तक लोगों के खाते में क्रेडिट नहीं हुए। तो जो चाहे इस खबर को लेकर एग्जिट करना, वो एग्जिट भी नहीं कर सकते। इसकी टाइमिंग इतनी खराब आई, इतनी खराब टाइमिंग है। आप सोचिए, मतलब इन्वेस्टर्स फंस गए पूरी तरीके से। ये सबसे बड़ी दिक्कत। और ये हो सकता है कि आज लोअर सर्किट तो मतलब नो ब्रेनर है ना, पहला लोअर सर्किट लग जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि दूसरा भी लोअर सर्किट लगेगा, हो सकता है तीसरा भी लग जाए, पता नहीं कितने मंडे को भी हो सकता है कि ट्रेंड आपको कंटिन्यूएशन देखने को मिले। और इतनी गिरावट में भी किसी को मौका नहीं मिलेगा अपने जो पोर्टफोलियो के स्टॉक्स हैं, डीमैट के स्टॉक्स हैं, उन्हें एग्जिट कर जाएं, क्योंकि क्रेडिट ही नहीं हुआ स्टॉक तो आप बेचेंगे। तो सोचिए, साल के 200-300 करोड़
कमाने के चक्कर में रेलवे 5-10 हज़ार करोड़ का मार्केट के बाद चला जाए, बड़े आराम से, बड़े ये आराम से। हालत है। आई मीन तो जाहिर सी बात है, मैंने तो फिर भी काफ़ी कंजर्वेटिव टारगेट दिया 870 के, मुझे लगता है खुलते से ही उसके नीचे ही खुलने वाला है। अच्छा, जो लंबी अवधि के लिए होल्ड कर रहे हैं वरुण, इनके लिए भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए कैसा हो रहा है ना कि स्टॉक में खबर तो है, लेकिन क्या पूरा बिजनेस मॉडल डिसरप्ट हो रहा है कि आगे रेवेन्यू की ग्रोथ की विजिबिलिटी नहीं है, कि अलग जो दूसरी रेवेन्यूज की स्ट्रीम्स हैं वो उसमें भी ऐसा एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। उनके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हो आप, है ना, तो यहाँ पर उनके लिए भी राय देखना चाहिए कि वो क्या करें। बाकी अगर आप रेवेन्यू विजिबिलिटी देखेंगे ना तो इतने प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि जो इंटेंशन, दैट्स द प्रॉब्लम। और हर सरकारी कंपनी में यही होता है। आप देखिए एचपीवीपी आईओसी, आप पूछते मैं क्यों नहीं देता, बुल वर्सेस बेयर हम करना चाहते थे उसके ऊपर। दिक्कत यही है, जब भी ये कमाना शुरू करती है सरकार डिविडेंड के तौर पे पूरा कैश निकाल लेती है। ये इतिहास रहा है और हर सरकारी कंपनी के साथ ये इतिहास रहा है। और शायद जो अच्छी कंपनी लगती थी, एक आध सरकारी कंपनी पे ही भरोसा आया था, IRCTC और मिश्र धातु, उन पे से भी अब भरोसा हट गया। ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। अब देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि रेवेन्यू पे उतना इम्पैक्ट, शायद आपको इतना बड़ा इम्पैक्ट, बाकी काफ़ी सारे कारोबार है इस कंपनी के और काफ़ी अच्छे कारोबार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो एक टेम्पररी आपको हिट देखने मिलेगा इस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे, लेकिन सेंटिमेंट खराब होगा। एक मिनट आपको रोकना हो बीच में। अब जिसके लिए मान लो जिसने पोर्टफोलियो में तगड़ा इसको IRCTC रख रखा है, ठीक है, तो क्या वो इसको होल्ड भी कर सकते हैं और हेज भी कर ले, है ना। फ्यूचर्स में आप अपनी पोजीशंस अकॉर्डिंगली आप बेच दीजिए, आप अपने डीमैट के स्टॉक्स को होल्ड करिए, तो आपके लिए हेज बन जाएगा। मतलब ये स्ट्रेटजी कैसी रहेगी? लेकिन ये जो प्रीमियम कमांड करता था ना, वो अब ये कमांड नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है। तो आप बेटर है कि एक बार एग्जिट कर लीजिए, प्रॉफिट आ रहा है ले लीजिए। कैसे करेंगे आज, क्रेडिट तो वो भी नहीं कर सकते, तो आप इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि फ्यूचर्स में क्या शॉर्ट पोजीशन उन्हें भी लेनी चाहिए, जिनके पास डीमैट में है, लंबी अवधि का नजरिया है, निवेशित है, तो उन्हें क्या फ्यूचर्स में यहाँ पर एक लॉट ले लेनी चाहिए। आप अगर ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब आपके पास आगे जाके आएंगे शेयर, आप तो बेचोगे। एग्जैक्टली, तो एटलीस्ट वो जो गिरावट है वो नलिफाई हो जाएगी। डेफिनेटली। तो आज तो प्रेशर आएगा, आने वाले 1-2 दिन में और शायद प्रेशर आ सकता है जब आपके डीमैट अकाउंट में ये स्टॉक्स आएंगे। देखते हैं, बेटर होगा हेजिंग स्ट्रैटेजी का उपयोग जो है लंबी अवधि के निवेशकों को जरूर वो भी कर सकते हैं। तो ये IRCTC है जो कि आज पूरा मूड जो है PSU स्पेस में बिगाड़ सकता है। काफी ज्यादा पूरे सरकारी स्पेस का जो मूड है ना, और बाजार का भी हो सकता है कि खराब करते हुए नजर आए। सबसे बेहतरीन कंपनी थी पूरे PSU स्पेस में, लेकिन क्या करें। बिल्कुल, चलिए लिस्ट को आगे तो बढ़ानी होगी, IRCTC से आगे बढ़ते हैं हम। और फ्यूचर्स में देखिए मैं बिकवाली कर रहा हूँ टाटा स्टील में, क्योंकि जिस प्रकार से चाइना में, US में स्टील की कीमतों में ऊपरी तरफ से गिरावट आई। कल आखिरी 1-1.5 घंटे में आप देखें, करीब खबर भी आती हुई दिखी थी कि US में जो एक दिन में CRC के जो फ्यूचर्स हैं वहाँ पर करीब 7 से 8% की गिरावट देखने को मिली है। पीक से तो देखिए तो 20 से 30% का करेक्शन आ चुका है। तो हो सकता है कि आप स्टील कंपनीज भी अपने जो प्राइसेस हैं इसे रिवाइज करते हुए नजर आए। ऐसे में स्वाभाविक है कि स्टील कंपनीज पर असर देखने को मिलेगा। 1263 रुपये का लक्ष्य होगा, 1325 रुपये का लगाएंगे आप स्टॉप लॉस। लिस्ट को आगे बढ़ाएंगे। अगली हमारी कैटेगरी है ऑप्शंस की, और ऑप्शंस में देखिए स्टॉक में रिपीट कर रहा हूँ। कल मैंने आपको M&M फाइनेंस बताया था वहाँ पर खरीदारी करने के लिए, क्योंकि बाजार का मूड माहौल खराब था, तो स्वाभाविक है कि स्टॉक चला नहीं, लेकिन अब इसके नतीजे आ गए और नतीजे अनुमान से काफ़ी बेहतर है। कलेक्शन एफिशिएंसी के लिहाज से आप देखिए या फिर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के लिहाज से आप देखिए नतीजे बढ़िया है। लेकिन हम जो है ना अपने थोड़े से टारगेट प्राइस को रिवाइज करेंगे। कल हम 15 रुपये के लक्ष्य को टारगेट करके चल रहे थे, आज थोड़ा सा ना नीचे करना होगा अपनी एक्सपेक्टेशंस को। 13 रुपये के लक्ष्य लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 9 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है, 7 रुपये का लगाएंगे स्टॉप लॉस। चलिए ऑप्शंस में मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ एक IT कंपनी पे, और वो है इन्फोसिस की कंपनी। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। 1700 का जो कॉल ऑप्शन है उसको आप खरीद लीजिएगा। IT स्पेस जो है आज वहाँ पे आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। 75 के लक्ष्य आपको इस कंपनी के 1700 के कॉल ऑप्शन में देखने मिलेंगे। 50 रुपये का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। तो जानते हैं उनकी टेक्नो पिक। डेफिनेटली आशीष, तो आज टेक्नो फंडा पिक है। बेसिकली टेक्निकल अगर आप देखेंगे तो स्टॉक है शेफला इंडिया, यहाँ पे आपको खरीदारी करनी है। पिछले कुछ दिनों से इस काउंटर में बाइंग अच्छी खासी देखने मिल रही थी। स्ट्रॉन्ग हैंड्स जो है वो कहीं ना कहीं इस काउंटर को एक्यूमुलेट कर रहे थे, और अब समझ में आया क्यों कर रहे थे। एक तो इस कंपनी के नतीजे जो है वो काफ़ी बेहतर आए हैं। रेवेन्यूज 33% बढ़ा है, मार्जिन जेके 16.9% से बढ़ के 17.7%, मुनाफा 53% बढ़ा है, 171 करोड़ पे आया है। साल दर साल क्वार्टर नतीजे काफ़ी अच्छे हैं, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। और 1:5 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट के लिए कहीं ना कहीं मंजूरी मिली हुई है, तो उसका इम्पैक्ट भी देखने मिलेगा। 7,500 के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करना है। 7250 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। तो टेक्निकल नहीं बल्कि एक टेक्नो फंडा पिक है शेफला इंडिया, यहाँ पे खरीदारी करके चलिए। अच्छा, टेक्निकली वरुण मुझे पसंद आ रहा है सांगवी मूवर्स, जिससे पहले भी स्टॉक मैंने आपको रिकमेंड किया, वहाँ से काफ़ी बढ़िया स्तर और अच्छी तेज़ी देखने को मिली। अब कमज़ोर बाजार में जो स्टॉक बढ़े ना उसके ऊपर खास फोकस करना चाहिए। कल के सत्र में अगर आप देखें तो अच्छे वॉल्यूम के साथ स्टॉक में आई है खरीदारी।
और मैं बेट कर रहा हूँ कि खरीदारी इतनी जल्दी रुकेगी नहीं, कंटिन्यूस यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिल सकती है। चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत शानदार है, ऊपरी तरफ से आप देखें तो ऑल टाइम हाई से स्टॉक करेक्ट भी हो चुका है और निचले स्तरों पर एक रिवर्सल का स्ट्रक्चर बनाया है और वहां से स्टॉक में आ रही है तेजी। तो 200 रुपए के आसपास ये स्टॉक फिलहाल मिल रहा है। केवल 20 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लाकर आप 50 रुपए की अपसाइड को एम करके चल सकते हैं। 250 रुपए के लक्ष्य के लिए आप सांघवी मूवर्स में खरीदारी करके चलेंगे। तो चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और फंडा पिक के बाद अब वक्त है, माफी चाहिए, टेक्नो पिक के बाद अब वक्त है फंडा पिक का। और फंडा पिक में देखिए नतीजों वाला स्टॉक लिया है। अच्छा वरुण, एक ऑनेस्टली एक बात बताता हूँ आपको कि आज जो है ना लॉन्ग टर्म आइडियाज की थोड़ी सी कमी हो रही थी मेरी लिस्ट में, क्योंकि नतीजों वाले स्टॉक्स तो हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसे गिरते हुए बाजार में कहाँ, क्योंकि एक बहुत अच्छी सी कहावत है कि नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ, तो ये ना हो जाए इसके लिए थोड़ा सा लेवल पर कॉशियस रखना है। हालांकि जो मुझे लग रहा है ना स्टोरीज हैं जो डिस्कस हम करते रहते हैं कि रियल एस्टेट में तेजी है या फिर आप देखिए कि मेटल सेक्टर एक पूरे सुपर साइकिल से चल रहा है, ये अभी भी इंटैक्ट है, इसमें कुछ ऐसा बदला नहीं है। थोड़े बहुत जिटर्स जो है वो आते जाते रहेंगे, लेकिन यही बात है ना कि कैश बायर इज अ स्ट्रॉन्ग बायर। जिसने कैश में खरीदारी की है वो होल्ड करके चल सकता है, जिसकी लेवरेज पोजीशंस है, जिसका शॉर्ट टर्म व्यू है, वो हो सकता है कि थोड़ा सा जो है नर्वस होते हुए नजर आए। लेकिन जीएनएफसी फंडा पिक की तरफ से नतीजा है, नतीजों की तरफ से मैं मान रहा हूँ कि 470 के पार जा सकता है। 448 रुपए का लगाएंगे टाइट स्टॉप लॉस। चलिए, फंडामेंटली जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। कंपनी के नतीजे आए हैं, नतीजे काफ़ी बेहतर है। एनआई 34% बढ़ा है, मुनाफा जो है करीब 42% के आसपास के गेंस यहाँ पे देखने मिले हैं। ग्रॉस एनपीएस जो है वो भी कम हुए हैं, 4.2% से गिर के 3.16% के आसपास आए हैं। तो हर पैमाने पे नतीजे अच्छे हैं, खरीदारी कर सकते हैं। 1275 के लक्ष्य के लिए 1200 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। चलते अगली कैटेगरी जो कि निवेश की कैटेगरी, और निवेश के तौर पे एक स्टॉक पसंद है। जैसे कि आशीष आप कह रहे हैं ना कि गिरते बाजार में कौन से स्टॉक खरीदे, ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। और एवेन्यू सुपरमार्ट, इस स्टॉक को आप खरीद लीजिएगा। यहाँ पे देखिए फंडामेंटल स्टोरी तो सबको पता है कि काफ़ी बेहतर है और ये स्टॉक अच्छे खासे मोमेंटम में भी था। मार्केट का मोमेंटम लूज हुआ तो इस काउंटर का मोमेंटम जो है वो भी कहीं ना कहीं डगमगा गया, वो उसके बाद यहाँ पे भी गिरावट देखने मिली। लेकिन याद रखिएगा, एक तो ये कंपनी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, प्रमोटर काफ़ी अच्छे हैं, साथ ही साथ जो इन्वेस्टर इस कंपनी में है वो इस कंपनी के स्टॉक्स को कभी बेचते नहीं है। एक बात आप याद रखिएगा। तो फ्री फ्लोट जो है आपका आर्टिफिशियली लो हो जाता है। वैसे लो नहीं है लेकिन आर्टिफिशियली लो हो जाता है क्योंकि कोई बेचता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है। और ऐसे गिरते मार्केट में आपको ऐसी कंपनियों पे कहीं ना कहीं बेट करना है जिनकी फंडामेंटल स्टोरी अच्छी है, अच्छे हैंड्स में है, प्रमोटर्स के ऊपर भरोसा है। तो इसके लिए एवेन्यू सुपरमार्ट ये वो काउंटर है जहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। 6 से 8 महीने में 5,500 के आसपास के लेवल जो है ये काउंटर आपको दिखा सकता है। यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। वरुण, निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है अपोलो हॉस्पिटल। एक समय था कि स्टॉक लगभग सभी के रडार पर रहता था, फंडामेंटल एनालिस्ट हो या टेक्निकल एनालिस्ट लगातार यहाँ पर, लेकिन बाजार इसको ना थोड़ा सा साइडलाइन कर गया, भूल सा गया है। और ऊपरी तरफ से आप देखें तो स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन भी आ चुका है, लेकिन ये जो पूरी थीम है, पूरा सेक्टर है ना, इसके लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत ही शानदार है। जिस प्रकार से भारत में मेडिकल टूरिज्म की जो पकड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है, बहुत पॉपुलर होता जा रहा है भारत एक मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए। तो ये जो स्टॉक्स हैं, ये जो पूरा सेक्टर है ना, यहाँ से आपको फोकस हटाना नहीं चाहिए। कारोबार बहुत बढ़िया है, ग्रोथ लगातार देखने को मिलेगी। तो 12 से 18 महीने का समय देंगे तो जो इसकी प्रीवियस पीक है ना, करीब 5100 के आसपास, इसको एक बार टेस्ट करके चल सकता है। हालांकि उसको पार कर गया तो और भी तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन सेफर साइड जो है ना 5100 रुपीज़ के लक्ष्य के लिए अपोलो हॉस्पिटल में आप निवेश करके चल सकते हैं। तो चलिए, निवेश के लिहाज से स्टॉक्स तो हमने डिस्कस कर लिए। हमारी कैटेगरी है खबरों के दम पर, और यहाँ पर नतीजे वाला स्टॉक मैंने चुना यूटीआई एएमसी। यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। नतीजे ठीक ठाक लग रहे हैं और मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो 1062 रुपये के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएंगे 1021 रुपये का। नतीजों से पहले करेक्शन आ चुका है। और एसजीएक्स निफ्टी के ऊपर भी आप नजर डालिए, क्योंकि एक्सपायरी का ओवरहैंग जो है ना वो खत्म हो गया है। और एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल आप देखें तो करीब 33 अंकों की बढ़त दिखा रहा है। तो ऐसे में जहां पर नतीजे अच्छे आए हैं, हो सकता है कि वहां पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिले। तो खरीदारी करेंगे मेरी तरफ से यूटीआई एएमसी। चलिए, खबरों के दम पे जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है इंटरग्लोब एविएशन। नतीजे इस कंपनी के अच्छे खासे आए हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो कंपनी की रेवेन्यूज़ हमारे अनुमान से ज़्यादा है, 5600 करोड़। इसके अलावा जो एबिटार है वो देखिए 341 करोड़ का आया है, जबकि अनुमान लगाया जा रहा था कि 142 करोड़ का नुकसान कंपनी करेगी। तो मुनाफा आया, ये सबसे अच्छी बात है। हालांकि बॉटम लाइन पे अभी भी करीब 1400 करोड़ के आसपास का नुकसान है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा था कि करीब 1800-1900 करोड़ का नुकसान करेगी। तो हर पैमाने पे अनुमान से बेहतर है नतीजे। इसके लिए आपको खरीदारी करना है। प्लांट लोड फैक्टर देखिए, ये भी करीब 71 के आसपास पहुंच चुका है। तो काफ़ी सारे ट्रिगर्स है जिसके चलते आपको इस काउंटर में आज खरीदारी करना है। 2080 का लक्ष्य आपको इंटरडे में देखने मिलेगा। 1960 का आपको स्टॉप लॉस भी इस काउंटर में रखना है। तो चलिए, अब हमारी आखिरी कैटेगरी का वक्त है, जो कि है माई चॉइस। और यहाँ पर देखिए वरुण, मैंने जो है ना
एक स्टॉक चुना है पहले बिकवाली वाला, वो आपको बताता हूँ। बजाज ऑटो यहाँ पर बिकवाली करनी चाहिए और मैं स्ट्रांगली मान रहा हूँ कि बाजार में अब देखिए फिलहाल कल की जो गिरावट आई है इसके बाद समझ में आ गया कि आप ऑल बाय कॉल्स के साथ नहीं जा सकते। आपको एटलीस्ट 3 से 4 स्टॉक जो अपनी वॉच लिस्ट में ऐसे शामिल करने चाहिए जहाँ पर बाजार अगर ऊपरी तरफ से गिरता है या फिर गिरावट बढ़ती है तब आप यहाँ पर शॉर्ट आइडियाज़ पर भी फोकस करके चल सकते हैं, तभी यहाँ पर मुनाफा देखने को मिलेगा। 3,713 रुपये के आसपास की जो है बजाज ऑटो फ्यूचर्स में क्लोजिंग देखने को मिल रही है। 3,625 रुपये तक ये फिसल सकता है, हो सकता है कि 25 रुपये और नीचे और राउंड फिगर 3,600 तक की स्तर आपको देखने को मिले, लेकिन सेफर साइड 3,734 रुपये का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है, कल ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ चुकी है, तो फोकस तभी करेंगे जब बाजार में जो है ऊपरी तरफ से आती है गिरावट। अगला स्टॉक की मेरी लिस्ट में खरीदारी करनी है। अच्छा, ये स्टॉक जो है ना मैं थोड़ा लंबी अवधि के लिए देना चाहता था। ओरिएंट इलेक्ट्रिक, ये स्टॉक मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है, जिस प्रकार से यहाँ पर चार्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है और फंडामेंटल ग्रोथ स्टोरीज तो सभी जानते हैं वरुण, हमने भी इस शो के दौरान काफ़ी बार एफएमईजी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स की जिस प्रकार से मांग बढ़ती जा रही है, ई कॉमर्स का पेनिट्रेशन भारत में बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, तो इसका एक बड़ा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। और ये प्रोडक्ट ऐसे ना कि लगातार बिकते रहते हैं। वाइट गुड्स, बड़े गुड्स में कैसा होता है कि आपने एटलीस्ट एक बार कोई टीवी खरीद लिया, वॉशिंग मशीन खरीद ली तो 4-5 साल मिनिमम तो कोई भी उसको रिप्लेस नहीं करता है, लेकिन ये ऐसी प्रोडक्ट्स है ना कि इनकी रिकरिंग मांग बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो 400 रुपये के लक्ष्य लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 3 से 5 महीने का व्यू बनाना होगा। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में, नतीजों के दम पर चुना है फोसेको इंडिया। यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करेंगे। एक तो स्टॉप लॉस लगाएंगे बहुत टाइट, और दूसरा प्री ओपन में आप देखिए कि ऑलरेडी 3-4% चल गया ना, तो एक बार के लिए इस स्टॉक को छोड़ सकते हैं। एक्शनेबल ट्रेडिंग आइडियाज़ पर फिर हम फोकस करके चलेंगे, लेकिन क्योंकि नतीजे हर पैमाने पर काफ़ी बढ़िया देखने को मिले और खासतौर पर मार्जिन के बल पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर और साल दर साल दोनों लिहाज से जो मार्जिन है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिले। 1475 रुपये का लक्ष्य होगा, राउंड फिगर 1400 रुपये का, यानी 1405 रुपये तक का भी आप जो है स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। चलिए, माई चॉइस में तीनों के तीनों स्टॉक जो है उसमें से 2 खरीदारी के और 1 बिकवाली का कॉल है। उसमें सबसे पहले जो खरीदारी का कॉल है वो है ऑलसेक टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। इस कंपनी के जो नतीजे आए हैं वो काफ़ी बेहतरीन है। देखिए आप, इस कंपनी के मार्जिन 22% से बढ़ के 24%, रेवेन्यूज़ में बढ़ोतरी हुई है और घाटे से मुनाफे में कमी आई है। 8 करोड़ के घाटे के मुकाबले 13 करोड़ का मुनाफा और 45 रुपीज़ प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। 10% के आसपास की डिविडेंड यील्ड है। तो मेरे ख्याल से इस खबर के चलते स्टॉक में तेज़ी होगी। 500 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। 475 का स्टॉप लॉस रखना है। अगला स्टॉक है हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स। यहाँ पे जो नतीजे आए हैं वो भी काफ़ी बेहतरीन है और लगातार हम आपको कहते जा रहे हैं कि मीडिया कंपनीज़ के नतीजे अच्छे आएंगे। यहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए। बेहतरीन नतीजों के चलते आज यहाँ तेज़ी होगी। 80 रुपये के लक्ष्य की खरीदारी कीजिएगा। 75 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी काउंटर है बिकवाली का, आरबीएल बैंक का फ्यूचर्स। यहाँ पे आप बिकवाली कीजिएगा 195 के लक्ष्य के लिए। 206 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। इस कंपनी की एसेट क्वालिटी जो है उसमें काफ़ी गिरावट देखने मिली और मुनाफा जो है वो भी अनुमान से काफ़ी हद तक कम है, तो इसका इम्पैक्ट जो है आज आपको इस काउंटर पे देखने मिलेगा। इसके लिए यहाँ पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 195 के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे। अगर ये टूटा तो अगला लेवल जो है इस काउंटर में वो 190 का है, जहाँ पे जाके ये सपोर्ट ले सकता है। तो ये जो लेवल्स है उसको अपने ध्यान में रखेगा। बिकवाली आरबीएल बैंक के फ्यूचर में आप कर सकते हैं। चलिए, 20 स्टॉक्स की लिस्ट हो गई पूरी, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक की मेरी लिस्ट में मिंडा कॉर्पोरेशन, अच्छी टेक्निकल स्ट्रेंथ है। यहाँ पर 156 रुपये के लक्ष्य लिए आप खरीदारी करेंगे। स्टील की कीमतों में जो गिरावट आई इसके चलते टाटा स्टील में आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। मिनिमम फाइनेंस यहाँ पर नतीजे अच्छे हैं। कॉल ऑप्शन के माध्यम से रणनीति बनाएंगे और टेक्निकली अच्छा ब्रेकआउट हुआ है सांघवी मूवर्स में। 250 रुपये के लक्ष्य लिए आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे। जीएनएफसी के नतीजे काफ़ी बढ़िया है। निवेश के लिहाज से खरीदना है अपोलो हॉस्पिटल 5100 रुपये के लक्ष्य के लिए। यूटीआई एएमसी यहाँ पर भी नतीजों का असर देखने को मिलेगा। बजाज ऑटो में एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन हुआ है, गिरावट देखने को मिल सकती है और शॉर्ट टर्म के लिए 3 से 5 महीने का व्यू बनाकर आप खरीदारी करेंगे ओरिएंट इलेक्ट्रिक में। और फोसेको इंडिया यहाँ पर भी खरीदारी करनी है 1475 के लक्ष्य के लिए। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है। कैश का स्टॉक मिंडा कॉर्पोरेशन रोज 2-2.5% की तेजी के साथ अच्छी टेक्निकल स्ट्रेंथ के साथ ये स्टॉक बढ़ रहा है। 156 रुपये के लक्ष्य के लिए स्टॉक में खरीदारी करेंगे। कैश का काउंटर है मोतीलाल ओसवाल। यहाँ पे नतीजों के चलते आपको खरीदारी करना है IRCTC। आज यहाँ बिकवाली करना है, तगड़ा दबाव देखने मिल सकता है। इन्फोसिस 1700 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है 75 के लक्ष्य के लिए। शेफला इंडिया नतीजे आए, साथ ही साथ जो स्टॉक स्प्लिट का ऐलान किया है उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। एयू स्मॉल फाइनेंस नतीजों के चलते आपको खरीदारी करना है, निवेश करना है एवेन्यू सुपरमार्ट में 5,500 के लेवल के लिए। खबरें इंटरग्लोब एविएशन में है, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। माई चॉइस में ऑलसेक टेक्नोलॉजीज, हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स में खरीदारी करना है, लेकिन बिकवाली आपको करना है आरबीएल बैंक के फ्यूचर्स में, नतीजे कमजोर है। और इन सब में से मेरा बेस्ट पिक जो है वो है ऑलसेक टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा, नतीजे बेहतरीन है, मार्जिन में बढ़ोतरी देखने मिली है, घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी, तो उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। खरीदारी करके चलेगा
500 के आसपास के लक्ष्य जो है आपको इंट्राडे में देखने मिल सकते हैं। तो आशीष, टीम तो हमारी पूरी हो चुकी है। एसजीएक्स निफ्टी जो है वो तो अभी भी हरे निशान में है, बिल्कुल। लेकिन पूरा हफ्ता अगर आप देखेंगे ना तो बहुत खराब रहा है भारतीय मार्केट के लिए। उसके बाद लग रहा था कि आज शायद थोड़ा रिबाउंड आएगा, लेकिन चेन पुलिंग हो गई।